नमस्कार साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में 16 महाजनपदों को पढ़ा और वह किन किन स्थानों पर थे वे भी पढ़ा और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी ये भी पढ़ा था। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं मगध साम्राज्य। हालांकि मगध को भी हमने 16 महाजनपदों के अंतर्गत पढ़ लिया था, परंतु शॉर्ट रूप से। ठीक है, मगध साम्राज्य जो है दोस्तों, ये इतना बड़ा महाजनपद उभर कर सामने आया। इसने दोस्तों जो अलग अलग महाजनपद थे, जैसे अंग हो गया, अवंती हो गया, इसने अपनी शक्ति के बलबूते पर उन महाजनपदों को अपने में विलय कर लिया। ठीक है, आइए जानते हैं कि मगध ऐसा कैसा राज्य था जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में आगे उभर कर आया। ठीक है, मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारणों में दोस्तों इसकी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति थी। दोस्तों मगध साम्राज्य जो था वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि दोस्तों दूसरे राज्य थे वे इन मगध साम्राज्य पर आक्रमण नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये 5 पहाड़ियों से घिरा था। जो इसके जो लोग थे वे दोस्तों कई शक्तिशाली थे। मगध साम्राज्य जैसे कि हर्यक वंश होगा यहाँ पर दोस्तों, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो दोस्तों मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली था जो कि 5 पहाड़ियों से भी घिरा हुआ था। ठीक है, कोई भी दूसरा राज्य इस पर आक्रमण नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर दोस्तों अच्छी संचार व्यवस्था थी, संचार तंत्र था और समृद्ध उर्वर क्षेत्र था ये दोस्तों। लोहा भंडार भी यहाँ पर पाए गए थे दोस्तों, तथा शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति प्रमुख थी। देखिए दोस्तों यही बात आ गई ना, जो इसके शासक थे दोस्तों, इनके द्वारा साम्राज्यवादी जो नीति अपनाई गई थी वह इतनी अच्छी थी कि दूसरे राज्य इस पर आक्रमण नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हर्यक वंश से पहले दोस्तों यहाँ पर बृहद्रथ वंश था। ठीक है, मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश से पहले, हर्यक वंश दोस्तों यहाँ पर बिंबिसार आ जाते हैं हर्यक वंश से। तो दोस्तों हर्यक वंश से पहले बृहद्रथ वंश था। ठीक है, बृहद्रथ वंश का शासन मगध पर था। इस वंश में बृहद्रथ, जरासंध एवं रिपुंजय शासक थे। रिपुंजय जो थे वह शासक थे। ठीक है, जरासंध ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। देखिए शुरुआती राजधानी जो थी मगध की वह गिरिव्रज थी। उसके बाद जब हर्यक वंश ने शासन स्थापित किया तो उसने राजगृह को राजधानी बनाया। आइए शुरुआत करते हैं अब वंश की। जो हर्यक वंश है दोस्तों, ये मगध साम्राज्य पर 544 ईसा पूर्व में बैठा और 412 ईसा पूर्व तक शासन किया इसने। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक शासन रहा। हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता वंश भी कहते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं। आगे समझाएंगे कि क्यों कहते हैं। क्योंकि बिंबिसार को दोस्तों उसके पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया था, गद्दी हासिल की, और अजातशत्रु को दोस्तों उसके पुत्र उदयन ने मार दिया था, गद्दी हासिल की उसने। फिर है बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक बैठा ये दोस्तों। बिंबिसार जो था वह 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बैठा। मगध का प्रथम साम्राज्य हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। देखिए दोस्तों शुरुआत में जो बृहद्रथ वंश था वो नॉर्मल तरीके से जी रहा था, परंतु जब हर्यक वंश आया तो मगध की जो साम्राज्य की शक्ति है वह आगे जाकर बहुत अच्छी तरह से शुरुआत हुई। ठीक है, आरंभ हुई। देखिए आरंभ और प्रारंभ में आपको बता दें, प्रारंभ होता है दोस्तों जो पहले यूज़ कर लिया गया हो किसी भी चीज़ को, मतलब कि स्टार्ट कर दिया गया हो किसी भी चीज़ को, और आरंभ होता है जो प्रथम बार शुरुआत की जा रही हो किसी की। ठीक है, तो मगध का प्रथम साम्राज्य हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। साम्राज्य मतलब कई विस्तार किया इसने। ठीक है, इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक भट्टीय का पुत्र बिंबिसार था। देखिए दोस्तों बिंबिसार, ठीक है, जो भट्टीय का पुत्र था, ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। देखिए दोस्तों जब बिंबिसार शासन कर रहा था तब अंग के ऊपर शासन कर रहा था ब्रह्मदत्त। दोस्तों बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया और अपने पुत्र को अजातशत्रु को अंग का शासक नियुक्त कर दिया और वहाँ पर बिठा दिया। अंग का विलय मगध साम्राज्यवाद को प्रथम कदम माना जाता है। देखिए दोस्तों जो अंग था वह प्रथम राज्य था जो मगध साम्राज्य के द्वारा विलय कर लिया गया था। ठीक है, वहीं से साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। ठीक है, ये प्रथम कदम था अंग को ब्रह्मदत्त को पराजित करके बिंबिसार के द्वारा। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार
अंग के विलय से मगध के उस विजय व विस्तार की नीति शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय से खत्म हुई। देखिए दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य है वह भी मगध साम्राज्य पर ही स्थापित हुआ था। ठीक है, ये कह रहे हैं डॉक्टर राय चौधरी कि अंग के विलय से मगध के उस विजय व विस्तार की शुरुआत हुई नीति की जो अशोक के कलिंग विजय से खत्म हुई। देखिए, अशोक भी साम्राज्य निर्माण करता था। ठीक है दोस्तों, जब कलिंग विजय हुई तब अशोक ने अपने धम्म नीति के अनुसार दोस्तों सभी युद्धों को त्याग कर दिया था, तभी ये खत्म हुआ था कि मगध साम्राज्यवाद फिर नहीं हुआ था। ठीक है, अशोक से खत्म हुआ है। मगध के दोस्तों उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि जो बिंबिसार था इसकी वैवाहिक नीति थी दोस्तों। ये दोस्तों कई राज्यों से विवाह करके उनके जो राज्य होते थे उनमें ऐसे दोस्तों दहेज स्वरूप कई राज्य मिले, जिससे भी दोस्तों मगध साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। ठीक है, देखते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। इसकी दोस्तों प्रथम पत्नी जो थी वह प्रसेनजित की बहन कौशल देवी थी, जो कि कौशल राज्य की थी। ठीक है, जिससे उसे काशी का राजस्व 1 लाख वार्षिक दहेज प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, काशी जो है वहाँ से राजस्व प्राप्त हुआ और 1 लाख रुपए वार्षिक दिया गया। ठीक है, दूसरी चेटक की पुत्री थी दोस्तों। जो दूसरी बिंबिसार की पत्नी थी वह चेटक की पुत्री लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी। ठीक है, और तीसरी पत्नी दोस्तों ये दोस्तों पंजाब मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा थी। देखिए, 3 विवाह हुए थे इसके दोस्तों। पहली पत्नी दोस्तों कौशल देवी थी, दूसरी पत्नी दोस्तों चेटक की बहन चेलन्ना थी, तीसरी दोस्तों मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा थी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की टोटल 500 पत्नियां मानी जाती हैं। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है महावग्ग में कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थीं। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस व जैन साहित्य में श्रोणिक या श्रेणिक कहा गया है। देखिए दोस्तों, जो बिंबिसार है उसे श्रेणिक कहा गया है जैन साहित्य में। और मत्स्य पुराण जो है दोस्तों, पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है। दोस्तों, जो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु है उसे कुणिक कहा गया है, इसे श्रेणिक कहा गया है। गांधार के राजा पुष्कर सारिन इसका मित्र था। जो गांधार का राजा था दोस्तों, तक्षशिला गांधार का राजा पुष्कर सारिन इसका मित्र था, जिसने दोस्तों पुष्कर सारिन ने बिंबिसार के दरबार में दूत भी भेजा था। रोरुक जो रोरुक दोस्तों सिंध का शासक रुद्रायान भी इसका दोस्त था। बिंबिसार का रोरुक का शासक रुद्रायान भी बिंबिसार का दोस्त था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती थी या कहें गिरिव्रज थी। ठीक है, गिरिव्रज आपको बता चुके हैं, वसुमती उसका नाम था पुराना, वसुमती या गिरिव्रज थी, जिसकी स्थापना वसु ने की थी दोस्तों। वसु जो है वह वसुमती के स्थापनाकार हैं और गिरिव्रज के। ठीक है, इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं सॉरी इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं। लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने उत्तर की ओर राजगृह में नई राजधानी बनाई। देखिए दोस्तों, जो बिंबिसार ने ही दोस्तों उत्तर की ओर जो राजगृह है उसे नई राजधानी बनाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों लिच्छवियों की जो बढ़ती शक्ति थी उसे रोकने के लिए बिंबिसार ने नई राजधानी राजगृह में बनाई थी। बिंबिसार प्रथम मगध में सुदृढ़ शासन करने वाला शासक कहलाता है। जो दोस्तों बिंबिसार है इसी ने दोस्तों मगध में सुदृढ़ शासन स्थापित किया था। महावग्ग बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार उसके राज्य में 80,000 गांव लगते थे। जो महावग्ग है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ, इसके अनुसार दोस्तों बिंबिसार की राज्य में 80,000 गांव लगते थे। ठीक, आगे दोस्तों बिंबिसार ने भिक्षुओं के लिए तरपन्य मतलब नदी पार शुल्क, ये दोस्तों टैक्स था। तरपन्य भिक्षुओं के लिए इसने समाप्त कर दिया था। बिंबिसार ने भिक्षुओं के लिए तरपन्य कर जो नदी पार शुल्क था वह समाप्त कर दिया था। मगध का वास्तुकार दोस्तों महागोविंद था। जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अंग जनपद का महाजनपद का वास्तुकार महागोविंद था, इसी प्रकार दोस्तों जो मगध है मगध महाजनपद है इसका भी वास्तुकार महागोविंद ही था।
बिंबिसार ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया। दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखें या फिर पूरे इतिहास के अंतर्गत देखें तो सर्वप्रथम बिंबिसार के द्वारा स्थायी सेना का गठन किया गया। ठीक है। और चंपा के ब्राह्मण सोनदंड को वहाँ की आमदनी दान में दी थी। देखो, ठीक है, चंपा का जो ब्राह्मण था सोनदंड, उसे दोस्तों वहाँ की आमदनी दान में दी थी, इसी ने दोस्तों सर्वप्रथम दान भी दिया था। बिंबिसार का राजवैद्य जो था जीवक था दोस्तों। ठीक है, जैसे अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के लिए इलाज के लिए जीवक को भेजा था ना बिंबिसार ने, तो वही बात कर रहे हैं, जीवक यही है दोस्तों। बिंबिसार का जो राजवैद्य था वह जीवक था, जो कि राजगृह की एक गणिका सालवती का पुत्र था। ये दोस्तों गणिका थी सालवती, इसका पुत्र था दोस्तों जीवक, जो बिंबिसार का राजवैद्य था। जीवक का लालन पालन बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने किया था। अब दोस्तों बिंबिसार का जो पुत्र है राजकुमार अभय, आप लोग ये बताइएगा कि ये किसका पुत्र था, यानी कि ये किस वुमेन का पुत्र था, औरत का पुत्र था। ठीक है। सालवती का राजगृह में गणिकाभिषेक भी हुआ था। जो सालवती थी दोस्तों, उसका दोस्तों राजगृह में जो राजधानी थी वहाँ पर गणिकाभिषेक भी हुआ था। अब दोस्तों दूसरा शासक देखते हैं मगध साम्राज्य के अंतर्गत, जो अजातशत्रु हुआ, बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, अजातशत्रु। ये दोस्तों अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक बना रहा। ठीक है, 452 ईसा पूर्व से 92 और 460 ईसा पूर्व तक ये बना रहा अजातशत्रु। देवदत्त जो था दोस्तों, देवदत्त के उकसाने पर इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और वह शासक बन गया था। इसीलिए दोस्तों इसे मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो हर्यक वंश है उसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। अजातशत्रु ने दोस्तों देवदत्त के उकसाने पर अपने पिता की हत्या कर दी और शासक बन गया। ठीक है, 492 ईसा पूर्व में। बौद्ध ग्रंथ इसे पितृहंता घोषित करते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ हैं दोस्तों वह अजातशत्रु को पितृहंता घोषित करते हैं, और जो जैन ग्रंथ हैं वे नहीं करते हैं। दोस्तों जो जैन ग्रंथ हैं वह अजातशत्रु को पितृहंता नहीं घोषित करते हैं, बौद्ध ग्रंथ पितृहंता घोषित करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को वैदेही पुत्र व अशोक चंड कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक भी है। ठीक, याद रखिएगा, कुणिक। औपपातित सूत्र में इसे देवानामप्रिय कहा गया है। देवानामप्रिय कहा गया है। दोस्तों देखिए, जो दोस्तों देवानामप्रिय है अर्थात देवों का प्रिय, अशोक को कहा गया है। और दोस्तों जो श्रीलंका का शासक तिस्त था उसे भी देवानामप्रिय कहा गया है। कई शासक हुए दोस्तों, लगभग 4-5 शासक हुए हैं जिन्हें देवानामप्रिय कहा गया है। अब दोस्तों जो है औपापतित सूत्र है जो दोस्तों, इसमें अजातशत्रु को भी देवानामप्रिय कहा गया है, अर्थात देवों का प्रिय कहा गया है। इसने वज्जी संघ, कौशल और काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया। देखिए दोस्तों, जो बिंबिसार था उसने अंग को मिलाया था, और जो अजातशत्रु हुआ इसने वज्जी संघ को मिलाया, कौशल राज्य को मिलाया, और महाजनपद जो काशी है, वाराणसी राजधानी थी, इसको भी दोस्तों मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने मिला लिया। बिंबिसार के द्वारा अंग को मिलाया गया था। सुमंगल विलासिनी के अनुसार वज्जी संघ और अजातशत्रु के मध्य संघर्ष का कारण गंगा नदी के किनारे हीरों की खानें थीं। जो दोस्तों वज्जी संघ है दोस्तों, इसने अजातशत्रु ने वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिलाया। जो सुमंगल विलासिनी है दोस्तों, ये कहती है कि वज्जी संघ और अजातशत्रु के बीच संघर्ष का कारण गंगा नदी के किनारे हीरों की खानें थीं, इसीलिए वज्जी संघ के मध्य संघर्ष हुआ अजातशत्रु के बीच। ठीक। कुणिक या अजातशत्रु। कुणिक के मंत्री वस्त्रकार ने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी। वस्त्रकार ने इस मामले में दोस्तों बुद्ध से सलाह ली थी। जो महात्मा बुद्ध हैं उनसे सलाह ली थी कि वैशाली के लिच्छवियों में किस प्रकार से क्या किया जाए कि उनमें फूट डल जाए और आपस में झगड़ा हो। बुद्ध से इसकी मुलाकात दोस्तों, जो वस्त्रकार है, अजातशत्रु का मंत्री वस्त्रकार है, इसकी मुलाकात दोस्तों बुद्ध से राजगृह के ग्रहकूट पर्वत पर हुई थी। जो वस्त्रकार और बुद्ध की मुलाकात है दोस्तों, वह राजगृह के ग्रहकूट पर्वत पर हुई थी। आगे देखेंगे कि वैशाली पर, वज्जी संघ पर या और महाजनपदों पर इसने किस प्रकार से अपना साम्राज्य स्थापित किया और मगध साम्राज्य में इसे विलय किया। ये दोस्तों फूट के द्वारा वैशाली के लिच्छवी में फूट के द्वारा उसमें अपने मगध साम्राज्य का वर्चस्व स्थापित किया और उसको वैशाली के लिच्छवियों को मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। आगे समझते हैं। ठीक है।
दोस्तों वस्त्रकार के द्वारा वैशाली के वज्जी संघ में वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने से वज्जी संघ जो कमज़ोर पड़ गया। तत्पश्चात दोस्तों मगध ने अजातशत्रु ने उस पर हमला किया। चलिए समझते हैं किस प्रकार। मगध में दोस्तों वस्त्रकार और कौशल में दीर्घचारायण प्रभावशाली मंत्री थे। दोस्तों वस्त्रकार एक मंत्री था और कौशल में दीर्घचारायण प्रभावशाली मंत्री, ये दो मंत्री प्रमुख थे। दोस्तों वस्त्रकार के द्वारा वज्जी संघ में फूट डालने के पश्चात वज्जी संघ ढीला पड़ गया और अजातशत्रु ने उस पर हमला किया। अब आगे समझते हैं कि क्यों किया था। ठीक है, इससे वज्जी संघ को जीतने में बहुत आसानी हुई। देखिए दोस्तों वस्त्रकार के द्वारा उसमें दोस्तों क्या वो फूट डाल दी गई और वज्जी संघ ढीला पड़ गया। इससे वज्जी संघ को जीतने में बहुत आसानी हुई। वज्जी संघ को जीतने के लिए कुणिक अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था। साथियों प्रश्नोपयोगी ये लाइन लिखी हुई है। सर्वप्रथम जो रथ मूसल और महाशिलाकंटक है, आग का गोला फेंकने वाला और पत्थर फेंकने वाले, ये दोस्तों ये हथियार हैं दोस्तों, कब चलाए गए थे? तो दोस्तों अजातशत्रु के द्वारा चलाए गए थे। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार वज्जी संघ के ऊपर। ठीक है, कौन कौन से? रथ मूसल और महाशिलाकंटक, ठीक है, नामक अस्त्रों का प्रयोग किया था वज्जी संघ को जीतने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार दोस्तों अब देखते हैं कि ये दुश्मनी क्यों हुई थी, क्यों युद्ध किया था। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने, जो अजातशत्रु का पिता था, बिंबिसार ने जो लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र थे 2, दोस्तों बिंबिसार का विवाह लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था। जो लिच्छवी राजकुमारी के 2 पुत्र थे हल एवं बेहल, हल एवं बेहल, बिंबिसार के 2 पुत्र थे हल एवं बेहल। बिंबिसार ने अपना सेचनक नामक हाथी दिया था और बहुमूल्य 18 लड़ियों वाला एक हार दिया था। दोस्तों बिंबिसार का विवाह लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था दोस्तों, तो उसके 2 पुत्र हुए थे हल एवं बेहल। उसको दोस्तों बिंबिसार ने सेचनक नामक हाथी दिया था तथा बहुमूल्य 18 लड़ियों वाला हार दिया था। अजातशत्रु जब राजा बना तो उसकी रानी पद्मावती के उकसाने पर इन्हें वापस मांगा। अजातशत्रु दोस्तों बिंबिसार का पुत्र है। बिंबिसार के 2 पुत्र थे दोस्तों जो लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न हुए थे, हल एवं बेहल। इसको दोस्तों बिंबिसार ने हल एवं बेहल को सेचनक नामक हाथी दिया था, 18 लड़ियों वाला हार दिया था। जब बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बना, अजातशत्रु ने दोस्तों बिंबिसार की हत्या कर तब शासक बना था। जब यह अजातशत्रु शासक बना दोस्तों, राजा बना, तो उसकी पत्नी जो थी रानी पद्मावती, उसके उकसाने पर इन्हें वापस मांगा अजातशत्रु ने हल एवं बेहल से। तो हल एवं बेहल अपने नाना चेटक के पास वैशाली चले गए। इसी कारण दोस्तों अजातशत्रु ने वैशाली के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग? वैशाली के ऊपर युद्ध क्यों किया था? इसलिए किया था कि बिंबिसार की जो पत्नी थी राजकुमारी, उसके 2 पुत्र थे। समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, लाइन को पूरी को। लिच्छवियों से सुरक्षा के लिए बाद में अजातशत्रु ने मगध का दुर्गीकरण भी किया था। दोस्तों जो लिच्छवी थे, चेटक शासक था दोस्तों, तो लिच्छवियों से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने मगध का दुर्गीकरण किया और इसी ने अजातशत्रु ने दोस्तों सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की महत्ता को समझा था। दोस्तों जो पाटलिपुत्र की स्थापना है वैसे तो उदयन ने की थी, अजातशत्रु के पुत्र ने की थी और राजधानी भी बनाया था, परंतु दोस्तों पाटलिपुत्र की जो महत्ता समझी थी वह सर्वप्रथम अजातशत्रु ने ही समझी थी। ठीक है, और वहाँ पर पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण भी किया था अजातशत्रु ने। लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना और उसे राजधानी बनाने का कार्य उदयन ने किया था। उदयन दोस्तों हर्यक वंश का 3रा शासक था जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। ये भी दोस्तों अजातशत्रु की हत्या करके ही शासक बना था। कुणिक अजातशत्रु व प्रसेनजित कौशल नरेश जो था दोस्तों, प्रसेनजित कौशल का शासक था, राजा था। प्रसेनजित के बीच काशी को लेकर युद्ध हुआ। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह किया दोस्तों अजातशत्रु के साथ और काशी के कुछ गांव भी दहेज में दिए थे। ठीक है, जो अजातशत्रु है और प्रसेनजित है। अजातशत्रु दोस्तों हर्यक वंश का मगध का साम्राज्य था, सम्राट था, और प्रसेनजित जो है वह कौशल का राजा था। ठीक है, इनके बीच दोस्तों काशी को लेकर युद्ध हुआ था। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया था और काशी के कुछ गांव दहेज के रूप में दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे दोस्तों जो भास हैं, महाकवि भास के द्वारा दोस्तों स्वप्न वासव दत्तम की रचना हुई है। इनके अनुसार अजातशत्रु की पुत्री जो थी पद्मावती का विवाह वत्स के राजा उदयन के साथ हुआ था। दोस्तों ये लाइन समझने के लिए है, भास कह रहे हैं, भास के अनुसार है दोस्तों कि जो अजातशत्रु की पुत्री थी पद्मावती, दोस्तों अजातशत्रु की पुत्री का नाम भी पद्मावती था और अजातशत्रु की पत्नी का नाम भी पद्मावती था। ये गौर करिएगा आप लोग, ठीक है। और दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वह वत्स के राजा उदयन के साथ विवाह हुआ था पद्मावती का, मतलब अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती का विवाह वत्स के राजा उदयन के साथ हुआ था। अब दोस्तों ये उदयन है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। जो वत्स का राजा है वह उदयन है और जो अजातशत्रु का पुत्र है वह उदायन है। ये आप लोग गौर करिएगा। और अजातशत्रु की पत्नी का नाम भी पद्मावती था और अजातशत्रु की पुत्री का नाम भी पद्मावती ही था। वत्स के राजा उदयन हैं और मगध के राजा जो थे हर्यक वंश के वह उदायन हैं। ये गौर करिएगा आप लोग। कुणिक या अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। दोस्तों निर्वाण, महापरिनिर्वाण बुद्ध को दोस्तों अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष हुआ था, ठीक है, निर्वाण। एवं उसके बाद राजगृह में दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजित हुई थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। जो अजातशत्रु थे उनके 8वें वर्ष में दोस्तों बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। दीघ निकाय के अनुसार क्षत्रिय होने के नाते, दीघ निकाय जो है बौद्ध धर्म का दोस्तों, दीघ निकाय के अनुसार क्षत्रिय होने के नाते अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सा मांगा था और कहा था दोस्तों बुद्ध भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय। दोस्तों बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूँ। इसी के नाते दोस्तों अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में अपना हिस्सा मांगा था। ये दोस्तों दीघ निकाय में वर्णन है। अब दोस्तों तीसरा शासक देखते हैं, उदायन। मगध साम्राज्य के ऊपर दोस्तों हर्यक वंश के अंतर्गत उदायन बैठा, तीसरा शासक जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। इसे दोस्तों उदायन कहते हैं या उदयभद्र कहते हैं। दोस्तों जो वत्स का राजा है इसमें मात्राएं नहीं है, ये उदयन है। जो मगध का राजा है यह उदायन है, अजातशत्रु का पुत्र। गार्गी संहिता में धर्मात्मा कहा गया है। दोस्तों जो उदायन है इसे गार्गी संहिता में धर्मात्मा कहा गया है। इसने गंगा व सोन नदी के संगम पर चौथे वर्ष में, दोस्तों उदायन ने गंगा नदी एवं सोन नदी के संगम पर चौथे वर्ष में पाटलिपुत्र या कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर स्थापित किया और इसे राजधानी बनाया था। दोस्तों इससे पहले राजगृह राजधानी थी मगध साम्राज्य की और उदायन ने चौथे वर्ष में पाटलिपुत्र को स्थापित किया और इसे राजधानी बनाया राजगृह के स्थान पर। ये जैन धर्मानुयायी था। जो उदायन है ये जैन धर्म को मानता था और एक राजकुमार ने जैन वेश बनाकर धारण कर इसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों उदायन की हत्या कैसे हुई? एक राजकुमार जो था वह जैन वेश के धारण के रूप में आकर इसकी हत्या कर दी थी। इसकी हत्या के बाद दोस्तों इसके 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। इन्होंने दोस्तों शासन किया मगध साम्राज्य पर। अंतिम शासक जो है दोस्तों नागदशक है। इसका वर्णन दर्शक के रूप में भी मिलता है दोस्तों, जो भास की स्वप्न वासव दत्तम है। जो महाकवि भास की स्वप्न वासव दत्ता है इसमें दोस्तों अंतिम शासक नागदशक का दर्शक के नाम में रूप में उल्लेख मिलता है। इसे शिशुनाग नामक अमात्य, दोस्तों उदायन का एक शिशुनाग अमात्य था जो कि नागदशक या कहें दर्शक को शिशुनाग ने, जो अमात्य था इसने काशी, ये दोस्तों काशी बनारस का राज्यपाल था और मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये अमात्य का कार्य भी कर रहा था। इसने दोस्तों नागदशक को अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की नींव डाली। जो शिशुनाग है दोस्तों ये नागदशक का अमात्य था और काशी बनारस में राज्यपाल के रूप में कार्यरत था। दोस्तों जो शिशुनाग है इसने दोस्तों नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव डाली। परिशिष्ट पर्व में भी अजातशत्रु की जो उत्तराधिकारी है दर्शक का नाम मिलता है। दर्शक दोस्तों नागदशक, ठीक है।
परिशिष्ट पर्व में भी अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का नाम मिलता है। दोस्तों जो शिशुनाग वंश है ये शिशुनाग के द्वारा स्थापित किया गया था 445 ईसा पूर्व में। अब आगे दोस्तों हम लोग शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।